Hello everyone, myself Muskan Sharma and welcome you to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So we are continuing our series of respiratory system disorders. ठीक है, जिसमें हम लास्ट वीडियो में ब्रोंकाइटिस पढ़ चुके हैं, वो हमारा फर्स्ट था. सेकेंडली वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक दैट इज अस्थमा. ठीक है, इस पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है पेपर में, या आपको इसके आ जाएगा कि पार्ट्स में क्वेश्चन आ जाएगा 15 नंबर का, दैट इज अस्थमा के बारे में बताएं, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करें, लास्ट में मेडिकल या नर्सिंग मैनेजमेंट इसकी आपको आ जाएगी. ठीक है, so before starting the video, do like this video and share with your friends and make sure to hit the subscribe button and bell notification icon as well. So let's start the video. So asthma. ठीक है, अस्थमा इज अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. वर्ड से पढ़ेंगे. अस्थमा इज अ क्रॉनिक मतलब लंबी ड्यूरेशन पे चलने वाली है, परसिस्टेंट रहती है. इन्फ्लामेटरी है मतलब इन्फ्लामेशन भी रहेगी. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. करेक्टराइज्ड बाय क्या क्या इसके हमें देखने को मिलता है. रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब हमारा जो है एयर फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन रहेगी, क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन हो गई है. तो कहीं ना कहीं जो ट्यूब्स में है वो हमारा क्या है, नैरोइंग हो गई है, टाइट हो गई है. ठीक है. ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, जो ब्रोंका है वो हाइपरली रिस्पॉन्स कर रहा है, ज़्यादा उसमें म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है. एंड रिकरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम और सिम्टम्स, और बार बार ही क्या है, खांसी, दर्द, ये सारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कोल्ड, फ्लू, ये सारा वापसी जल्दी जल्दी हमें हो रहा है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अस्थमा. तो टाइप्स ऑफ अस्थमा की बात करें तो हमारे पास वैरायटी ऑफ टाइप्स आ जाते हैं, जो कि नाम से ही हमें येट ऑब्वियस हो जाता है कि क्या है, हमें सिर्फ नाम याद रखने की जरूरत है. तो सबसे पहले हमारे पास आता है एलर्जिक अस्थमा. नाम से पता लग रहा है, ड्यू टू एनी एलर्जन. एलर्जन में हमारे पास पोलन आ गया. ठीक है, पेट डेंडर आ गया, जो बाल झड़ते हैं जानवरों के. ठीक है, वो हो गया, पोलन हो गया, कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, मतलब हमारे आसपास अगर एयर पोल्यूशन है, वो करके भी हमारा जो है एलर्जिक अस्थमा ट्रिगर हो सकता है. नॉन एलर्जिक अस्थमा हमारे नाम से पता लग रहा है कि इसमें एलर्जेंस नहीं होंगे. ये जैसे कि एक्सरसाइज, हैवी ब्रीदिंग हो गई, सांस चढ़ गया बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस हो गया किसी इंडिविजुअल को, तो नॉन एलर्जिक अस्थमा ऐसे होता है. फिर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन. अब एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, EIB, नाम से पता लग रहा है सिम्टम्स अराइज ड्यूरिंग और आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी. बहुत ज़्यादा भाग लिया, बहुत ज़्यादा मतलब सांस चढ़ गई, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, एक्सरसाइज की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, मतलब जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है उसमें हमें कंस्ट्रिक्शन मतलब टाइटनेस यानी कि नैरोइंग देखने को मिल रही है. राइट. फिर है ऑक्यूपेशनल अस्थमा. ऑक्यूपेशन मतलब आपकी जहाँ काम कर रहे हो वहाँ से रिलेटेड, केमिकल फैक्ट्री में लगे हुए हो. ठीक है, लिमिटेड टू वर्क प्लेस ओनली, वर्क प्लेस पे होता है. एक्सपोजर टू केमिकल्स, इरिटेंट्स, उनके एक्सपोजर में आके आपको हो रहा है. ठीक है. चाइल्डहुड अस्थमा बिगिंस इन चाइल्डहुड, बचपन में शुरू होता है. ऑफन एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड होता है, एलर्जीज के साथ एसोसिएटेड होता है. राइट. एडल्ट ऑनसेट अस्थमा डेवलप्स लेटर इन लाइफ, बाद में आता है. नॉट नेसेसरीली लिंक टू एलर्जी, जरूरी नहीं है कि एलर्जी से रिलेटेड. ठीक है. स्टेरॉइड रेजिस्टेंट अस्थमा. स्टेरॉइड रेजिस्टेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन. हम अस्थमा के पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, और कई बार क्या होता है वो उससे ठीक नहीं होता, तो उसे कौन सा अस्थमा हो रखा होता है, स्टेरॉइड रेजिस्टेंट अस्थमा हुआ. ठीक है. देन लास्ट इज सीवियर अस्थमा, ब्रिटल अस्थमा भी जिसे बोलते हैं. ठीक है. परसिस्टेंट एंड सीवियर सिम्टम डिस्पाइट ट्रीटमेंट. परसिस्टेंट है, ब्रिटल मतलब बहुत ही खतरनाक है. ठीक है. परसिस्टेंट लंबा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आएंगे, इवन मेडिकेशन या ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके बावजूद भी, वो सीवियर अस्थमा हो गया. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है अस्थमा के लिए. येट वेरी ऑब्वियस दैट इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब अगर हेरिडिटरी चल रहा है किसी के खानदान में तो आपको भी चांसेस है होने के. सो इंडिविजुअल्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा की या एलर्जीज की, वो उनको हाई रिस्क होता है डेवलप करने का अस्थमा. एलर्जेंस है आपके सराउंडिंग में, पोलन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, पेट डेंडर है, मोल्ड है, या कोई फूड, कहीं कहीं को फूड से भी हो जाता है एलर्जी की वजह से. तो जैसे पीनट एलर्जी, ये सब चीज़ें हो गई, तो एलर्जेंस भी सेकंड रिस्क फैक्टर हो जाता है. थर्ड है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गई है, स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड में, क्योंकि तभी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो रिस्क पे चला जाता है इंडिविजुअल डेवलप करने के लिए अस्थमा. ठीक है.
फिर एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे पॉल्यूशन है, टबैको कोई स्मोकिंग कर रहा है आपके सराउंडिंग में, केमिकल इरिटेंट्स ऑक्यूपेशनल में जो हो गया, या वही ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स वो हमारा डेवलप कर देते हैं या हमारा बढ़ा देते हैं किसको, अस्थमा। ठीक है। Hygiene hypothesis. Some researchers also suggest that reduced exposure to certain infection and microorganisms in early childhood may influence the development of asthma and allergies. अब कुछ स्टडीज ऐसे भी हो रखी होती है, हम कहते हैं ना अपने बच्चों को रफ एंड टफ बनाओ, उन्हें बाहर भेजो। कई बार क्या होता है, अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हो, बाहर नहीं निकालना, बाहर का नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, तो क्या होता है बेसिकली, ये नहीं अब तुम घूमना फिरना शुरू कर दो, तो बेसिकली क्या है, एक्सपोजर अगर नहीं हो रखा बच्चे को कि उसके इम्यून सिस्टम को उसके इम्यून सिस्टम ने वो चीज़ें कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी है, लेटर ऑन लाइफ में जब वो चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा, मे भी हो सकता है कि उसका अस्थमा ट्रिगर हो जाए। ठीक है, तो ये है। और बेसिकली अगर मोटापा है, इंक्रीज रिस्क ऑफ अस्थमा पे होता है। ऑल्दो इसका पूरा मैकेनिज्म अंडरस्टूड नहीं है, बट ओबेसिटी को भी एक रिस्क फैक्टर माना गया है। जैसे फॉर सपोज कोई ओबीस है और किसी की फैमिली हिस्ट्री में भी है, सो ही इज मोर प्रोन टू डेवलपिंग अस्थमा, राइट। सो ये रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे पास। और क्या क्या है, फिजिकल फैक्टर्स हैं, वही एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन जो हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, कोल्ड अगर ज़्यादा ही ठंड हो जाती है, ड्राई सूखी एयर आ जाती है, उस वजह से भी, स्ट्रेस की वजह से भी, एंजाइटी की वजह से भी, कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जैसे नसेड्स हो गए, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, वो भी अस्थमा के सिम्टम्स को वो कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, वही केमिकल डस्ट फ्यूम्स की वजह से, या GERD से हम आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। तो इसमें क्या, एसिड का जो रिफ्लक्स आता है, बैक होता है स्टमक से, इसोफेगस में जाता है, तो वो भी कई बार अस्थमा के सिम्टम्स को ट्रिगर कर देता है। हार्मोनल फैक्टर जैसे कि हमारे प्यूबर्टी के टाइम पे, या मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, स्पेशली इन फीमेल्स, तो वो भी कुछ इंडिविजुअल्स में क्या हो जाता है, बेसिकली अस्थमा के सिम्टम्स को ट्रिगर कर देते हैं। तो देयर आर वैरायटी ऑफ रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, जो कि हमारा टुगेदर मिलके क्या कर देते हैं, अस्थमा कॉज कर देते हैं। सो ये हमारी है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब होता कैसे है, क्या प्रोसेस होता है इसके पीछे, राइट। सो ट्रिगर फैक्टर, कोई भी हमारे पीछे से ट्रिगर फैक्टर लगा लो, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हो गया, वो हो गया। एयरवे इन्फ्लामेशन, जो उसका एयरवे है वही ब्रोंकाई वगैरह वो नैरो हो जाएंगे, इन्फ्लामेशन हो जाएगी वहाँ पे। हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस ज़्यादा निकलेगा, एयरवे मसल कंस्ट्रिक्शन, वहाँ पे रास्ता बंद हो जाएगा, ब्रोंकियल मेम्ब्रेन सूज जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो ब्रीदिंग का रास्ता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। उसी की वजह से वीजिंग, खड़खड़ की आवाज़ आएगी, सांस लेते हुए खांसी रहेगी, सांस में दिक्कत रहेगी, और टाइटनेस, टाइट फील होगा चेस्ट में। सो ये हमारे अस्थमा के बेसिकली सिम्टम्स हो गए। तो साइलेंट सिम्टम वही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिज्निया बोलते हैं जैसे, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत आएगी, ब्रेथलेसनेस रहेगी, स्पेशली फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे। वीजिंग, विस्टलिंग, एक विस्टल की साउंड सुनेगी, म्यूजिकल साउंड सुनेगी जब हम सांस लेंगे, ठीक है, और जब एक्सेल करेंगे, बट समटाइम इनहेलेशन, जब सांस अंदर लेंगे तब भी सुनेगी। कफिंग क्या है, परसिस्टेंट रहेगी, लंबे टाइम तक रहेगी, रात को ज़्यादा होगी या सुबह सुबह ज़्यादा होगी, ड्राई भी हो सकती है, म्यूकस वाली भी हो सकती है। चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट में टाइटनेस रहेगी। आप पैथोफिजियोलॉजी से ऑलवेज सिम्टम्स सोचो तो आपको बहुत ईजिली निकल आएंगे सिम्टम्स। प्रेशर फील होगा, एक स्क्वीज दबने वाली फीलिंग आएगी, डिस्कम्फर्ट रहेगा चेस्ट के अराउंड, चेस्ट में पेन रहेगी, शार्प या डल पेन रहेगी, जो कि वर्सन हो सकती है, बिगड़ सकती है जब आप ज़्यादा हो सकती है जब आप खांसी वगैरह करते हो या डीपली इनहेल एक्सहेल करते हो, ठीक है। सोने में दिक्कत आएगी, अस्थमा सिम्टम्स क्योंकि रात को ज़्यादा आते हैं जिसकी वजह से सोने में दिक्कत होती है, ठीक है, नॉक्चुरल अस्थमा बोलते हैं इसे बेसिकली। फटीक, थकावट रहेगी क्योंकि अच्छे से प्रॉपर एयर आपके लंग्स में जा नहीं रही है, उसकी वजह से आपको क्या है, एफर्ट लग रहे हैं, तो आपकी स्लीप क्वालिटी भी इफेक्ट होगी। एंजाइटी, पैनिक रहेगा क्योंकि सांस लेने में दिक्कत, जब सांस लेने में दिक्कत आती है तो कितनी ज़्यादा एंजाइटी फील होती है ना, तो वो साइलेंट सिम्टम्स हो गए हमारे। असेसमेंट पता कैसे लगाएंगे, रेस्पिरेटरी स्टेटस देखेंगे, ऑस्कल्ट सुनेंगे हम, ठीक है, स्टेथोस्कोप लेके हम लंग साउंड्स को सुनेंगे, बीजिंग को चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ और एफर्ट चेक करेंगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल चेक करेंगे कि प्रॉपरली ब्लड तक ऑक्सीजन पहुंच भी रही है कि नहीं, उससे भी पता लग जाएगा अस्थमा है, ठीक है। असेस फॉर साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखेंगे, नेजल मसल, एक्सेसरी मसल्स, ये नाक से अगर जैसे ये चीज़ ना फूली होती है उनकी, नेजल फ्लेयरिंग बोलते हैं उन्हें। साइनोसिस, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन जा नहीं रहा तो साइनोसिस नीले नीले होंगे उसके जो एक्सट्रीमिटीज़ होंगे वो, ठीक है।
डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी एंड सिवेरिटी ऑफ सिम्टम्स पूछेंगे, भाई कौन कौन से आ रहे हैं, देखो ट्रिगर्स पूछेंगे, कहाँ है ऐसी जगह, काम तो नहीं कर रहे हो, डस्ट पोलन से एलर्जी तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, ये सारी चीज़ें पूछेंगे हम असेस करने के। इंटरवेंशन में मेडिकल मैनेजमेंट में बात करें ब्रोंको डायलेटरी, येट ऑब्वियस हमें ब्रोंकाई की कंस्ट्रिक्शन को दूर करना है तो हम डायलेटर्स देंगे, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट लाइक एल्बिट्रॉल, ठीक है, ये सारे हम देंगे ब्रोंकोस्पाज्म को खत्म करने के लिए। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो पंप में देते हैं अस्थमा, जैसे फ्लूटिकाजोन का पंप आता है वो, ये लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए होता है, लंबे टाइम तक कंट्रोल के लिए होता है। ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर जैसे मॉन्टेल्यूकास्ट हो गया, इन्फ्लामेशन भी कम करती है और सिम्टम्स भी इम्प्रूव करती है। और सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं, जैसे दवाई की फॉर्म में, जैसे प्रेडनिसोन हो गया, ये हमारा सीवियर होने से बचाता है, ठीक है। तो ये हम मेडिकली पेशेंट को दे सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे अगर उसकी लेस देन 90% से सेचुरेशन जो है वो कम जा रही है, ठीक है। पेशेंट को एजुकेशन करेंगे, इनहेलर की टेक्निक सिखाइए कि कैसे इनहेल करना है, ठीक है। लेट मी नो इफ़ यू वांट अ डेमो प्रोसीजर या जो भी है इनहेलर की टेक्निक्स के बारे में, सो उस पर भी हम एक वीडियो बना सकते हैं। एजुकेट ऑन ट्रिगर अवॉइडेंस स्ट्रैटेजीज, ट्रिगर को अवॉइड करना है, पोलन से बच के रहना है, डस्ट से बच के रहना है, टबैको स्मोकिंग से वहाँ बच के रहना है, ठीक है। मेडिकेशन की एम्फसाइज बताएंगे कि लेनी ही लेनी है, स्किप करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अस्थमा एक्शन प्लान बनाएंगे सेल्फ मैनेजमेंट का, कि कैसे मैनेज करना है अगर एकदम से अस्थमा अटैक आ जाए, तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को बताएंगे। एनवायरनमेंट कंट्रोल करवाएंगे, जैसे कि एक स्मोक फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है, आसपास जो है वो बोलेंगे कि अपना स्मोक फ्री एनवायरनमेंट रखो, ठीक है। और मैट्रेस साफ लो, पिलो कवर्स चेंज करो, अच्छे से साफ सफाई रखो, एयर फिल्टर लगवा लो घर पे, ये चीज़ें हो गई। सपोर्टिव केयर में हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, म्यूकस सिक्रीशन के लिए अच्छा है। इमोशनली सपोर्ट करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, अगर क्रॉनिक अस्थमा है तो उस पेशेंट को काउंसलिंग के लिए भी हम भेज सकते हैं, ठीक है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, हाँ अगर नहीं कुछ भी याद होता, वी हैव अ वेरी क्विक निमोनिक फॉर दैट इज अस्थमा, ठीक है। सो अस्थमा एड्रेनर्जिक्स देंगे हम, स्टेरॉइड्स देंगे हम, थियोफाइलिन देंगे हम, हाइड्रेशन रखेंगे, मास्क देंगे O2 का, ठीक है, 24% पे, और एंटीबायोटिक्स देंगे। तो ये हमारी ओवरऑल मैनेजमेंट रहेगी किसकी, अस्थमा, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, होप आपको अच्छी लगी हो, एंड मेक श्योर टू फॉलो दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर सीरीज एज वेल। आई विल बी ट्राइंग to make more quick videos. So yes, see you in the next video. Till then, bye bye.